ये छोटे और अजीब से दिखने वाले जीव हैं डंग बीटल्स। ये सुबह से शाम तक एक ही काम करते हैं, दूसरे जानवरों के मल को इकट्ठा कर उसे गेंद का आकार देना और फिर उस मल को जमीन के भीतर अपने घर में ले जाना। पर यह कोई खेल नहीं है। ये मल डंग बीटल्स का भोजन होता है और जो मल ये नहीं खा पाते वो जमीन के नीचे दफन हो जाता है। इससे रेगिस्तान जैसी बंजर भूमि को मैन्योर मिलता है और उसमें भी वनस्पति निकलने लगती है। ये छोटा सा आहार चक्र बड़े से रेगिस्तान का एक अहम हिस्सा है और कई जैव रूपों के लिए जीवन का आधार भी। ऐसे कई राज छुपे हैं रूखे से दिखने वाले रेगिस्तान के इकोसिस्टम में। यहां जीवन कैसे पनपता है, यह किसी रहस्य से कम नहीं। रेगिस्तान यानी डेजर्ट में पनपने वाले जीवन से पहले यह जान लेना जरूरी है कि आखिर डेजर्ट्स धरती के किस हिस्से को कहते हैं। रेगिस्तान धरती का वो हिस्सा है जहां बारिश या तो बिल्कुल नहीं होती या फिर बहुत कम होती है और इसी वजह से यहां के वातावरण में बहुत कम नमी यानी बहुत कम ह्यूमिडिटी होती है। तकनीकी तौर पर यह माना जाता है कि जिन इलाकों में एक वर्ष में 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है उन्हें रेगिस्तान की श्रेणी में रखा जाता है। आमतौर पर रेगिस्तान का नाम सुनते ही आंखों के सामने रेत की तस्वीर तैर जाती है, लेकिन यह धारणा गलत है। डेजर्ट्स रेत के अलावा पत्थर, पहाड़ और बर्फ से भी बनते हैं। रेत वास्तव में पत्थर के बहुत बारीक कण होते हैं जो सदियों से अपक्षय यानी वेदरिंग की भौगोलिक प्रक्रिया के कारण रेत का रूप ले लेते हैं। जहां धरती का ज्यादातर भाग पानी से घिरा है, वहीं धरती का लगभग 1/5 हिस्सा मरुस्थल यानी रेगिस्तान है। पूरे विश्व में कुल 12 डेजर्ट्स हैं। इनमें से कुछ गर्म हैं तो कुछ शीत मरुस्थल यानी कोल्ड डेजर्ट्स हैं। विश्व के कुछ गर्म मरुस्थलों में से प्रमुख है अफ्रीका का सहारा डेजर्ट, मध्य पूर्व एशिया का अरेबियन डेजर्ट और ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट सैंडी डेजर्ट, जबकि मंगोलिया का गोबी डेजर्ट और चीन का तकलामकान कोल्ड डेजर्ट्स के उदाहरण हैं। अंटार्कटिका विश्व का सबसे ठंडा रेगिस्तान है और सहारा सबसे गर्म। किसी भी रेगिस्तान के निर्माण में हवा के बहाव की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस बहाव के कारण अलग-अलग तरह के डेजर्ट्स का निर्माण होता है। समुद्र से पानी इवेपोरेट होकर वाष्प का रूप ले लेता है और जब ये वाष्प धरती की ओर बढ़ती है तो रास्ते में वातावरण की नमी को सोख लेती है। इससे बादल बनते हैं। जब ये बादल नमी को थामे नहीं रख पाते तो फिर वर्षा होने लगती है। जैसे जैसे हवा धरातल से अंदर की ओर आती है तो वो शुष्क होती जाती है। यही कारण है कि अंदर के क्षेत्र बिल्कुल सूखे रह जाते हैं और वो रेगिस्तान कहलाते हैं। और ये होते हैं कॉन्टिनेंटल डेजर्ट्स। अरेबियन डेजर्ट कॉन्टिनेंटल डेजर्ट्स का एक उदाहरण है। अब हम बढ़ते हैं रेन शैडो डेजर्ट्स की ओर। कुछ जगहों पर ऊंचे पहाड़ों के कारण वर्षा करने वाली हवाएं नहीं पहुंच पाती। जब पानी इवेपोरेट यानी वाष्पित होकर वाष्प का रूप ले लेता है तो हवा उसे धरातल की ओर ले जाती है। जब यह हवा रास्ते में किसी पर्वत से टकराती है तो ये उठकर फैल जाती है और फिर ठंडी हो जाती है। क्योंकि गर्म हवा की तुलना में ठंडी हवा कम नमी थामे रख सकती है, तो कंडेंसेशन के कारण ये हवा पर्वत की विंडवर्ड साइड यानी पवनाभिमुख क्षेत्र में वर्षा करती है।
इस कारण विंडवर्ड साइड में हरियाली देखने को मिलती है। वर्षा होने के बाद हवा शुष्क हो जाती है। ये हवा फिर पर्वत के दूसरी ओर आती है। ये पर्वत का लीवर्ड यानी पवना विमुख भाग होता है। बारिश की कमी के कारण यहाँ एक मरुस्थल का निर्माण होता है और इसे रेन शैडो डेजर्ट कहते हैं। लद्दाख इसी का एक उदाहरण है। अफ्रीका का सहारा हाई प्रेशर डेजर्ट का एक उदाहरण है। इस तरह के रेगिस्तान ट्रॉपिक्स में पाए जाते हैं। सहारा की तरह स्थिति अंटार्कटिका में भी है। यहां भी वर्षा एक साल में 25 सेंटीमीटर से कम होती है, लेकिन ये बारिश ज्यादातर बर्फ के रूप में होती है। अंटार्कटिका को कोल्ड ओशन करंट डेजर्ट कहते हैं। यहां समुद्री धारा लगातार एक गोलाई में घूमती रहती है। यहां हवा शुष्क होती है और यही वजह है कि यहां बारिश नहीं होती। चाहे वो ठंडे मरुस्थल हों या गर्म, सभी डेजर्ट्स में इरोजन का यानी क्षरण का असर पड़ता है। ठंडे रेगिस्तान में जितनी भी वर्षा होती है वो रात को बर्फ में तब्दील हो जाती है और ऐसा खास तौर पर सर्दियों में होता है। जब पानी पत्थर की छोटी छोटी दरारों में जाता है तो वो पानी ठंडा होकर फैल जाता है। इससे दरारें और चौड़ी होती हैं और पत्थर टूट जाता है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में काफी समय लगता है, पर कमजोर पत्थर आसानी से टूट जाते हैं। गर्म रेगिस्तान में ये प्रक्रिया और भी धीमी होती है। दिन के समय में पथरीली सतह काफी गर्म होकर फैल जाती है। रात के दौरान ये सतह उतनी ही तेजी से ठंडी होकर सिकुड़ भी जाती है। लगातार इस फैलाव और सिकुड़न से पत्थर की सतह कमजोर होकर टूटने लगती है और यही पत्थर के टुकड़े वर्षों बाद टूट टूट कर रेत में तब्दील हो जाते हैं। किसी भी क्षेत्र में वहां के पेड़ पौधे तापमान को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में काफी तादाद में पेड़ होते हैं। इस कारण यहाँ के वातावरण में काफी नमी होती है। ये नमी वास्तव में इवेपोरेशन के दौरान पेड़ों से वाष्पीकृत हुए जलवाष्प के कण होते हैं। ये जल कण वायुमंडल में नमी के रूप में तैरते रहते हैं। नमी सूरज की रोशनी को परावर्तित करने के साथ उसे अवशोषित भी करती है। रात के वक्त ये नमी एक कंबल की तरह काम करती है, जिससे ये गर्माहट को जंगल में ही संजोए रखती है। इस कारण डेसिडुअस फॉरेस्ट में दिन और रात के तापमान में ज्यादा विषमता नहीं होती। इसके ठीक विपरीत रेगिस्तान के वातावरण में तापमान को थामे रखने के लिए नमी की मात्रा लगभग 10 से 20% ही होती है। इसका कारण है यहाँ वनस्पति का न के बराबर होना। रेगिस्तान में जैसे जैसे सूरज ढलता जाता है, वैसे वैसे वातावरण का तापमान भी कम होता जाता है। इसी वजह से डेजर्ट्स में दिन के वक्त काफी गर्मी होती है और रात को काफी ठंड होती है। भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग 7% हिस्से में रेगिस्तान फैला हुआ है। पश्चिमी राजस्थान का थार मरुस्थल और गुजरात में कच्छ का रण गर्म रेगिस्तान के उदाहरण हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति ठंडे रेगिस्तानों में गिने जाते हैं। गर्म थार में सिर्फ रेत के टीले ही नहीं, बल्कि यहाँ झाड़ियों से भरी पहाड़ियां भी होती हैं और इनकी ऊंचाई 300 मीटर से भी ज्यादा है। थार की मिट्टी या तो रेतीली होती है या फिर बंजर, और इसका कारण है आसपास के इलाकों में चट्टानों का टूटना और कोस्टल एरिया से उड़कर आए रेत के कण। क्योंकि थार की मिट्टी काफी समय तक सूखी रहती है, तो इस वजह से यहाँ विंड इरोजन का खतरा ज्यादा होता है। रेतीले इलाकों में हवा के बहाव के साथ रेत के कण भी
एक जगह से दूसरी जगह बढ़ते हैं। इसे सैंड ड्यून शिफ्टिंग कहते हैं। कई बार रेत आसपास की उपजाऊ भूमि के ऊपर जम जाती है, जिससे कृषि के लिए परिस्थितियां बहुत मुश्किल हो जाती हैं। इस सैंड ड्यून शिफ्टिंग की समस्या का स्थायी समाधान है कि यहां कुछ खास किस्म के पौधे लगाए जाएं, जो भुरभुरी मिट्टी को थामे रख सकें। ये विंड रेजिस्टेंट पौधे हवा के वेग को कम करते हैं और मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत को विंड इरोजन से भी बचाते हैं। अरावली की पहाड़ियां और वनस्पतियां एक तरह से दक्षिण पूर्व में थार डेजर्ट की सीमा हैं। थार के मुकाबले अरावली का वातावरण ज्यादा आर्द्र यानी ज्यादा ह्यूमिड है। ये आर्द्रता थार को पूरब और गंगा की घाटी की ओर बढ़ने से रोकती है। रेगिस्तान में अत्यंत गर्मी और सर्दी के कारण आवास की विविधता तो रहती ही है, साथ ही साथ यहाँ कई प्रकार के जैव रूप देखने को भी मिलते हैं। रेगिस्तान के सभी पेड़ पौधों और जीवों ने यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लिया है। रेगिस्तान में उगने वाले पौधे सूखे और लवणीय मिट्टी में पनपते हैं। इन पौधों को ज़ेरोफाइट्स कहते हैं। ये पौधे अपने पत्तों, जड़ों और तनों में पानी इकट्ठा करते हैं। इनकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं ताकि जरूरत के वक्त जमीन के भीतर मौजूद पानी को सोखा जा सके। इन पौधों में छोटे और कांटेदार पत्तों का होना भी अडैप्टेशन है, जैसे कि कैक्टस में। अन्य कई पौधों में पत्ते या तो काफी कम होते हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं होते। पौधों में जितने कम पत्ते होंगे उतना ही कम पानी उनसे ट्रांसपिरेशन के दौरान इवेपोरेट होगा। क्योंकि पत्तों के न होने से कम सरफेस एरिया हवा और सूरज के संपर्क में आएगा, तो ऐसे में पौधे में फोटोसिंथेसिस स्टेम यानी पौधे के तने से होता है। जानवरों में ऊंट डेजर्ट अडैप्टेशन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें ऐसी कई खासियतें होती हैं जिनकी वजह से वो रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियों में भी जिंदा रह सकता है। ऊंट का कुबड़ यानी हम्प फैटी टिश्यूज का भंडार होता है। मेटाबॉलिज्म के दौरान ये फैट पानी और ऊर्जा में तब्दील हो जाता है। यही कारण है कि ऊंट रेगिस्तान में बिना खाए पिए 5 से 7 दिनों तक रह सकता है। कुबड़ यानी हम्प में लगभग 36 किलो फैट जमा हो सकता है। जैसे जैसे फैट की खपत होती है, वैसे वैसे कुबड़ का आकार भी कम होता जाता है। ऊंट के शरीर में स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते। इसी वजह से मॉइस्चर यानी नमी उसके शरीर से धीरे धीरे निकलती है। ऊंट के नॉस्ट्रिल्स यानी नासिका की खास बात यह है कि सांस छोड़ते समय जलवाष्प का एक बड़ा हिस्सा उसके नाक में ही रह जाता है। इससे रेस्पिरेशन के दौरान पानी का नुकसान कम होता है। ऊंट अपनी प्यास पानी के साथ साथ रेगिस्तान की रसदार वनस्पति को खाकर भी बुझाता है। प्यास लगने पर एक ऊंट 10 मिनट में लगभग 114 लीटर पानी पी सकता है। ऊंट की लंबी लंबी टांगें उसके शरीर को गर्म रेत से दूर रखने में मददगार साबित होती हैं। ऊंट की चाल और चौड़े पंजों की वजह से ऊंट के पैर रेत में नहीं धंसते। ऊंट की लंबी पलकें, कान के बाल और पूरी तरह से बंद हो सकने वाली नाक रेत को शरीर में घुसने से रोकते हैं। रेतीले थार के विपरीत है गुजरात का रण ऑफ कच्छ। रण मुख्यतः सॉल्ट फ्लैट से बना हुआ है, पर यहां विस्तृत घास के मैदान और कटीली झाड़ियां भी पाई जाती हैं। मॉनसून के समय रण बारिश के साथ साथ अरब सागर के खारे पानी से भी भर जाता है। समुद्र का पानी तेज हवा और टाइड्स की वजह से यहां तक पहुंच जाता है। छोटे और बड़े रण में लगभग एक जैसी वनस्पति ही पाई जाती है।
और इनमें प्रमुख हैं यहाँ की कांटेदार झाड़ियां जो अत्यंत गर्मी और खारे पानी दोनों ही विषम परिस्थितियों में पनपने के अनुकूल हैं। रण का यह अनोखा इकोसिस्टम कई तरह के पक्षियों का आवास भी है। थार और रण जैसे गर्म रेगिस्तानों के विपरीत ठंडे डेजर्ट्स में परिस्थितियां बहुत अलग हैं। लेह लद्दाख और लाहौल स्पीति के कोल्ड डेजर्ट्स भारत के आर्कटिक कोल्ड डेजर्ट्स हैं। ये क्षेत्र ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं, विशाल चट्टानी दीवारों और बर्फ के लिए जाने जाते हैं। ये शीत मरुस्थल हिमालय के लीवर्ड साइड में आते हैं। भारत के कोल्ड डेजर्ट्स की जलवायु पर हिमालय का गहरा प्रभाव पड़ता है। हर साल अरब सागर से आने वाली नमी युक्त हवा भारत में वर्षा करती है। उत्तर भारत में हिमालय की वजह से ही वर्षा होती है। ये हवा जब ट्रांस हिमालयन रीजन में पहुंचती है तब तक ये सूखी और ठंडी हो जाती है। अतः शीत मरुस्थल के सूखे होने का कारण है समुद्र किनारे से इनकी दूरी और इनके बीच की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं। कोल्ड डेजर्ट्स के जीव जंतु और वनस्पति यहाँ के ठंडे वातावरण, कम नमी और ऊंचाई के अनुसार ढल गए हैं। गर्मियों के दिन कम और साथ ही कम नमी युक्त हवा के कारण कोल्ड डेजर्ट्स में ज्यादा पेड़ नहीं होते। यहाँ की वनस्पति गर्मी के थोड़े ही दिनों में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेती है। कोल्ड डेजर्ट्स में ज्यादातर जानवर मौसम के अनुसार भोजन और बेहतर जीवन की तलाश में घूमते रहते हैं। ये जानवर गर्मियों के दौरान एल्पाइन घास की खोज में ऊंचे ऑल्टीट्यूड्स पर चले जाते हैं और सर्दियों में नीचे आ जाते हैं। कोल्ड डेजर्ट्स में आबादी काफी बिखरी हुई होती है। हवा के कम दबाव और प्राकृतिक जंगलों के अभाव में यहाँ जीवन के लिए परिस्थितियां बहुत मुश्किल हैं। पर पिछले कई वर्षों में इन इलाकों में बहुत विकास हुआ है। सड़कों के निर्माण से यातायात बेहतर हुआ है। इस वजह से उद्योग और पर्यटन के क्षेत्रों में भी यहाँ विकास हुआ है। लेकिन अनियोजित विकास के कारण कोल्ड डेजर्ट्स के सीमित संसाधनों पर दबाव भी बढ़ गया है। कोल्ड डेजर्ट्स की तरह थार के रेगिस्तान में भी इंसान और जानवर दोनों की आबादी बहुत बढ़ गई है। थार में जलापूर्ति की वजह से यहां बहुत खेती शुरू हुई है, लेकिन दुनिया के इस सबसे ज्यादा आबादी वाले रेगिस्तान में अत्यधिक पशुओं के चराए जाने से यहाँ की स्थानीय वनस्पति नष्ट हो रही है। इस कारण थार की मिट्टी का इरोजन बढ़ गया है और रेगिस्तान के फैलने का खतरा भी। इसे डेजर्टिफिकेशन कहा जाता है। आइए अब आपको रूबरू कराते हैं थार के पश्चिमी किनारे पर बसे एक छोटे से गांव खिचन से। पहली नजर में तो खिचन भी राजस्थान के अन्य गांवों जैसा ही लगता है, जहां लोग अपने रोजमर्रा के कामों में जुटे हुए हैं। पर खिचन दुनिया भर में अपने एक मेहमान की वजह से मशहूर हो रहा है और ये मेहमान हैं डेमोसिल क्रेन्स, जो हर साल कड़ाके की ठंड से बचने के लिए सर्दियों के महीने में यूरेशियन प्लेन्स से खिचन की ओर माइग्रेट करते हैं। खिचन का इन क्रेन्स के साथ एक खास रिश्ता बन गया है। हर साल यहां आने वाले इन क्रेन्स की संख्या में 10 से 15% की वृद्धि हो रही है। गांव वाले इन पक्षियों और इनके हैबिटेट को पूरी तरह से सुरक्षित रखते हैं। सर्दियों के महीने में हर रोज लगभग 800 किलो अनाज इन क्रेन्स का भोजन बनता है। गांव वालों के लिए इन डेमोसिल क्रेन्स का यहां आना मानो अब एक आम बात है। इस देखभाल के बदले खिचन के वासियों को भी इन क्रेन्स से फायदा मिलता है। इन डेमोसिल क्रेन्स की बीट
किचन की रेतीली मिट्टी को उपजाऊ बना रही है, जिससे यहाँ अब खेती शुरू हो गई है। डेमोसिल क्रेन्स यहाँ बहुत तादाद में आते हैं और लगभग 6 महीने तक रहते हैं। इस कारण मिट्टी को भारी मात्रा में बीट के रूप में पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। प्राकृतिक प्रक्रियाएं और डंग बीटल्स जैसे जीव इस बीट को जमीन में दफनाने में सहयोग देते हैं और इससे मिट्टी की गुणवत्ता में तेजी से सुधार आ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में किचन में विदेशी पर्यटन इन क्रेन्स को देखने की वजह से काफी बढ़ा है और इससे गांव की अर्थव्यवस्था भी बेहतर हुई है। कैसे इंसान प्रकृति के साथ तालमेल बना सकता है, किचन के लोग इसकी बेहतरीन मिसाल हैं।